Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video we will discuss chapter 5 of your generic elective paper Ideas in Indian Political Thoughts. पांचवा चैप्टर अंबेडकर की विचारधारा से संबंधित है। उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो अंबेडकर ने सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया, सामाजिक न्याय को उन्होंने प्रोत्साहित किया और समाज में उसको बढ़ाने की कोशिश की। यही पूरे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है सोशल जस्टिस के बारे में। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अ ब्रीफ लाइफ इंट्रो ऑफ अंबेडकर, देन वी विल कम टू हिज आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उन्होंने कौन-कौन से रखे सोशल जस्टिस के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गांधी और अंबेडकर की वर्ण व्यवस्था को लेकर के क्या विचारधारा थी, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। स्टेट का यानी राज्य का क्या रोल है सोशल जस्टिस को मेंटेन करने में। तो ये सारी चीज़ें हम इनके जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एक छोटा-सा इंट्रो पहले आपको दे देता हूँ। ये एक महान विचारक रहे मॉडर्न इंडिया के बाबा साहब अम्बेडकर। इनका जन्म एक महार जाति में महाराष्ट्र के अंदर 14 अप्रैल 1891 के अंदर हुआ था और ये एक अनटचेबल कास्ट मानी जाती जाती थी उस वक्त और निचली जातियों में इसे गिना जाता था। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सोशल ह्यूमिलिएशन फील करना पड़ा। उन्हें काफ़ी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी समाज के अंदर, उन्हें बराबर मौका नहीं दिया गया। तो ये उनके साथ चाइल्डहुड और बाकी पूरा जीवन चलता रहा। अनटचेबिलिटी यानी अछूत माना जाता था उन्हें, क्लासरूम में बैठने नहीं देते थे, पानी पीना ठीक से अलाउड नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने झेली और बाद में जब उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए कोशिश करी, तो उन्हें संस्कृत लैंग्वेज को शिक्षा लेने से डिनाई कर दिया गया क्योंकि वो निचली जाति से आते थे। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज़ हर्डल्स, ये सारी चीज़ें झेलने के बावजूद भी उन्होंने अपनी उच्चतम शिक्षा हासिल करी और काफ़ी पढ़े-लिखे व्यक्ति हुए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा कर के उन्होंने अपनी मास्टर्स और पीएचडी भी कंप्लीट करी। तो इतनी सारी सिचुएशन झेलने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और ज़िंदगी में अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और इसीलिए बाद में उन्होंने ये इंश्योर किया कि बाकी सारे लोगों को ये सारी चीज़ें ना झेलनी पड़े। तो जब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अहम पद दिया गया तो उन्होंने सोशल जस्टिस को प्रमोट किया। तो सोशल जस्टिस है क्या? अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट, इस पे कई सारे बीवाईक्यूज़ भी पूछे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर इज़ कंसिडर्ड टू बी द चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस। कमेंट, डिस्कस अम्बेडकर्स थॉट ऑन सोशल जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें हैं। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। तो समाज में न्याय की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि समाज में अन्याय हो रहा है। अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ऊँचा मानते हैं और बाकी सारे लोगों को निचली नज़रों से देखते हैं, उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं कि उनकी जो डिग्निटी है वो एकदम डिस्ट्रॉय कर दी जाती है और उनको अनटचेबल्स माना जाता है, अछूत माना जाता है और उनको काफ़ी क्रूरता का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे समाज की निचली जातियाँ हैं। तो इसलिए न्याय की ज़रूरत है, तो समाज में न्याय हो यही सोशल जस्टिस है। तो सोशल जस्टिस रिफर्स टू द मेजर्स टेकन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ डिप्रेस्ड एंड डिसएडवांटेज्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो जो पिछड़े वर्ग हैं जिनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, उनके फ़ेवर में लिए गए कुछ जो स्टेप्स उठाए जाएँ, उन्हीं को सोशल जस्टिस हम बोलते हैं। सो हियन हेंस इट इज़ एन अटेम्प्ट टू चेंज सोसाइटी इन ऑर्डर टू डील विद द सोशल प्रॉब्लम्स। सो सच सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस कैन बी ब्रॉट थ्रू लॉ, और ऐसे चेंजेस कानून के द्वारा ही लाए जा सकते हैं। इसीलिए सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे दिया गया है। ये जस्टिस से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक सिंपल से न्याय की बात होती है, लेकिन जब सोशल जस्टिस की बात आती है तो हम पूरे समाज को लेकर के बात करते हैं। द वर्ड social is connected with society, so it includes the issues like social problems, and thereby it encompasses social and economic changes. So according to B.R. Ambedkar, social justice is a means to create an ideal and just society. एक अच्छी और फेयर चांसेस को क्रिएट करने वाली सोसाइटी जो है बनाई जानी चाहिए। सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट उनके हिसाब से ये है। तो इनके लिए जस्ट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पे कास्ट नहीं होगा। इट वुड बी अ कास्टलेस सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल किस चीज़ पे बेस्ड है? थ्री कंपोनेंट्स: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। यानी सबको आज़ादी दी जाएगी,
सबके लिए जो है बराबर अवसर होंगे, इक्वालिटी होगी और सबके अंदर भाईचारा होगा। तो एक कास्टलेस सोसाइटी होगी सोशल जस्टिस पे बेस्ड। तो ये सोशल जस्टिस के अंदर 3 मेन जो है एलिमेंट्स हैं। सो सोशल रिफॉर्म वाज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि अगर सिर्फ पिछड़े लोगों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर ही जब जब तक उन्हें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर ना दी जाए, तब तक सोशल लेवल पे रिफॉर्म नहीं लाया जा सकता। सो ही बिलीव्ड दैट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज शुड बी रिवॉल्व्ड only after achieving the goal of social justice. So, if priority is given to the issue of political emancipation, और अगर सिर्फ उन्हें दलितों को और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जो अपर क्लास के पीपल्स हैं वो ही कंट्रोल करके बैठ जाएंगे। इसीलिए समाज के स्तर पर सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए, लोअर कास्ट और अपर कास्ट सबको बराबर मौका मिले। So thus injustice against untouchables would still continue. So, according to Ambedkar, social reform was the precondition for revolutionary changes in the society. तो ये सोशल जस्टिस का उनका कॉन्सेप्ट है। अब इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो उन्होंने किए, यानी संविधान में क्या-क्या चीज़ें उन्होंने लागू करने की कोशिश की। तो पहला तो हमें प्रिएम्बल के अंदर ये देखने को मिलता है, प्रिएम्बल में सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, वो है जस्टिस। जस्टिस, देन लिबर्टी, देन इक्वालिटी एंड देन फ्रेटर्निटी। जस्टिस के अंदर 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस मेंटेन किए गए हैं, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो हियर वी आर कवरिंग द सोशल जस्टिस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर अंबेडकर को जब ये मौका मिला कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बने, तो उन्होंने ये कंप्लीटली इंश्योर करने की कोशिश की कि अब जब संविधान लागू हो, तो किसी भी ऐसे डिप्रेस्ड क्लास को, डिसएडवांटेज क्लास को वो प्रताड़ना ना झेलनी पड़े जो अंबेडकर ने स्वयं झेली है। So he was the chief architect of the principle of the social justice as present in our constitution. So as the unquestioned spokesman of the untouchables, he kept in mind the interest of backward classes while drafting the constitution. तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने इंक्लूड करी वो है फंडामेंटल राइट्स। अब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अंदर सोशल जस्टिस को मेंटेन किया जा रहा है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 23, इन सब के अंदर इक्वालिटी प्रमोट की गई है। 14 के अंदर गारंटी दी गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को ऊपर रोक लगाता है, किसी भी आधार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसी के ऊपर कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनटचेबिलिटी को कानूनी रूप से ख़त्म किया गया आर्टिकल 17 के अंदर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर को आर्टिकल 23 के तहत जो है ख़त्म किया गया। तो ये सारे सोशल जस्टिस को प्रमोट करने वाले फंडामेंटल राइट्स अंबेडकर के द्वारा जो है रखे गए और एक बिल ऑफ राइट्स बनाया गया और इसके तहत जो है भारतीय लोगों को उनके मौलिक अधिकार देने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें सोशल जस्टिस को प्रमोट करती हैं ताकि समाज में भेदभाव ना क्रिएट हो और सबको एक बराबर मौका मिले कॉम्पिटिट करने का। देन इसमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है अंबेडकर ने डाला ताकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सबको बराबर मिल सके, क्योंकि जो सोशल स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, तो वो इतना ज़्यादा डिवाइडेड था कि जब तक उन्हें इकोनॉमिक फ्रीडम ना दी जाए, उनको उनकी जब तक इकोनॉमिक कंडीशन ना अपलिफ्ट करी जाए दलितों की, तब तक उनकी हालत सुधर नहीं सकती थी। तो फर्स्टली इट वुड ग्रांट देम सोशल रिकॉग्निशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो राजनीति के क्षेत्र में जब उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो उनकी थोड़ी डिग्निटी भी मेंटेन होगी और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बनेगी। एंड सेकंड, एन assured employment would also help them to improve their economic condition and can bring them out of the miserable economic condition in which they were forced to live for long। और जब उन्हें रिजर्वेशन के थ्रू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जगह मिलेगी, तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरेगी, उनके पास पैसा आएगा, तो जो इतने समय से वो गरीबी का जीवन जी रहे हैं उनकी हालत थोड़ी सुधरेगी और समाज में उनको बराबर का दर्जा मिल सकेगा। तो इसलिए अंबेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दोनों की जगह रिजर्वेशन के प्रावधान को फेवर किया। सो अलॉन्ग विद दिस एम्प्लॉयबिलिटी वुड इनकलकेट अमंग द मेंबर्स ऑफ द डीपेस्ट क्लास ए सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो खोया हुआ जो सम्मान था दलितों का, वो वापस उनके अंदर आएगा, एक इंसानियत उनके अंदर आएगी। इसलिए भी रिजर्वेशन उन्होंने ज़रूरी समझा।
तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो डीपीएसपी के अंदर डाला गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कई सारे, जो स्टेट को ध्यान में रखने होते हैं पॉलिसी बनाते वक़्त। अब ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये सोशल गोल्स और इकोनॉमिक गोल्स को एम्फसाइज़ करते हैं और कंट्री के अंदर सामाजिक लेवल पे न्याय देने की कोशिश करते हैं। हालाँकि ये कानूनी रूप से एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में जाकर के इनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन सरकार को इन सारे प्रिंसिपल का ध्यान रखना होता है एज़ देयर मोरल ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट, गांधी और अंबेडकर का वर्ण व्यवस्था पे क्या विचार था? इन दोनों के कॉन्सेप्ट जो हैं अलग-अलग हैं, दोनों की विचारधारा आपस में विरोधी है। गांधी के विचार को जो उनका वर्ण का कॉन्सेप्ट है वो अंबेडकर उसको फ़ेवर नहीं करते हैं। तो एक-एक करके हम दोनों की बात करेंगे। गांधी जो है वो वर्ण व्यवस्था को जायज़ ठहराते थे, वैसा नहीं जैसा सोसाइटी में तब था। वर्ण व्यवस्था उस आधार पर उन्हें ठीक कही जब वर्ण व्यवस्था पहले हुआ करती थी। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है। वर्ण व्यवस्था वो है जब काम के आधार पर लोगों को बाँटा जाए और सबका काम बराबर समझा जाए, वो वर्ण व्यवस्था है। और जबकि जाति व्यवस्था ये है कि आपके जन्म के आधार पर आपको काम दे दिया जाएगा। आप लोहार के यहाँ पैदा हुए हैं, तो आप लोहार बनेंगे, आप शिक्षक के यहाँ पैदा हुए हैं, तो आप शिक्षक बनेंगे। या आप निचली जाति में पैदा हुए हैं, तो आप उस हिसाब से आपके काम को दिया जाएगा। आप जिस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, उसके आधार पर आपका काम होगा। ये था कास्ट बेस्ड सोसाइटी। जबकि वर्ण बेस्ड सोसाइटी ये थी कि आप किसी भी क्षेत्र से आते हैं, अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो आप वैश्य माने जाएँगे। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप टीचर का काम करते हैं, तो आप ब्राह्मण क्लास के अंदर माने जाएँगे। आप शूद्र का काम करते हैं, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, ऊँचे क्लास से हो, नीचे क्लास से हो, आप शूद्र माने जाएँगे। ये वर्ण व्यवस्था थी। सो वर्ण व्यवस्था वाज़ बेस्ड अपॉन द वर्क, व्हाइल कास्ट सिस्टम वाज़ बेस्ड अपॉन द बर्थ। तो गांधी जी ये मानते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है जिस तरीके से ओरिजिनल वैदिक सोसाइटी में थी वो ठीक थी। सो अकॉर्डिंग टू हिम वर्ना वाज नॉट बेस्ड अपॉन द बर्थ बट ऑन द क्वालिटीज एंड ड्यूटीज। तो ड्यूटी के आधार पर वर्ण व्यवस्था जो है बनाई गई थी। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरीके से डिवीजन किया गया था बेस्ड ऑन द वर्क दे डिड। जो काम उनके लोग करते थे उस हिसाब से डिवीजन किया गया था कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, जिस काम को आप करेंगे उस कैटेगरी के अंदर आपको देखा जाएगा। और फैमिली बैकग्राउंड इसमें जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। और मेन बात ये थी कि इसमें हर व्यक्ति के काम को बराबर समझा जाता था वर्ण व्यवस्था के अंदर। तो गांधी इस कॉन्सेप्ट को चाह रहे थे कि इसको प्रमोट किया जाए। सो गांधी बिलीव दैट इफ वर्ना वाज प्रैक्टिस्ड इन इट्स ट्रू स्पिरिट, अगर इसको सही इसके असली फॉर्म में प्रैक्टिस किया जाए तो इट वुड प्रमोट हार्मनी नॉट हायरार्की। So in this view, every kind of work had dignity and no varna was higher or lower। कोई इसमें उच्च और निचला वर्ण नहीं है, सारे काम बराबर हैं। इसलिए गांधी ने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है फेवर करने की कोशिश की। जैसे एक हॉस्पिटल होता है, उसमें जितना नर्स का काम इम्पोर्टेंट है, उतना ही सीनियर डॉक्टर का भी काम इम्पोर्टेंट है, उतना ही जूनियर डॉक्टर का भी काम इम्पोर्टेंट है। मेडिकल स्टाफ जो है, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, सबका काम उतना ही इम्पोर्टेंट है हॉस्पिटल को चलाने में। अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं करेगा, तो हॉस्पिटल ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबकी वहाँ पे इक्वल वैल्यू होती है। वैसे ही ये वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट गांधी जी कहना चाह रहे थे। So he said that even the scavenger's work is as important as that of a scholar. So instead of destroying the Varna system, Gandhi wanted to purify it and remove the evils that had entered it over time. तो गांधी चाहते थे कि इसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय इसी को प्योरीफाई कर दिया जाए, इसी व्यवस्था को सुधार लाया जाए इसके अंदर, और जो इसमें बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसको हटाया जाए। तो गांधी जी का पर्सपेक्टिव ये था वर्ण व्यवस्था को लेकर के, यानी ही डिडंट वांटेड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द वर्ण सिस्टम, ही वांटेड टू प्यूरिफाई इट बेस्ड अपॉन द वर्क नॉट बेस्ड अपॉन द बर्थ। एंड एवरी वर्ण हैज़ इक्वल वैल्यू एंड इक्वल वर्क। जो भी काम वो करते थे सबको जो है बराबर की नज़रों से देखा जाए, ऐसा वर्ण व्यवस्था का गांधी का कॉन्सेप्ट है। अब अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अंबेडकर कंप्लीटली रिजेक्टेड दिस आइडिया। उनके हिसाब से ये था कि वर्ण व्यवस्था को हम बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि इट इज़
जस्ट द करप्टेड फॉर्म एंड इट वाज इविल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और ये शुरू से ही एकदम करप्ट फॉर्म में सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की है वर्ण व्यवस्था ने, तो इसको हम नहीं मान सकते। इसको कंप्लीटली ब्रेक किया जाना चाहिए। तो अंबेडकर का ये मानना था। ही आर्ग्यूड दैट वर्ण वाज नेवर रियली बेस्ड ऑन मेरिट और वर्क एंड इन प्रैक्टिस इट ऑलवेज वर्कड एज अ सिस्टम ऑफ बर्थ एंड डिवीजन। और इसने विभाजन ही क्रिएट किया है, बर्थ वेस्ट डिवीजन। इसमें ओवर अ टाइम कास्ट सिस्टम को भी ज़्यादा प्रमोट किया है, जहाँ पे पीपल्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाने लगा बेस्ड अपॉन द बर्थ। उनको एक स्पेसिफिक काम के अंदर बांध दिया जाता था। तो गांधी जी का जो व्यू था उससे अपोजिट व्यू अंबेडकर का था। सो अंबेडकर सेड दैट वर्ना इज नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर एज गांधी क्लेम्ड, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर। इट फिक्सेस people into certain jobs and denies them freedom to choose. सो इट ऑल्सो पुट्स ब्राह्मण एट द टॉप एंड शूद्रा एंड दलित्स एट द बॉटम। तो ये जो सोसाइटी में अपर क्लास और लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट है ये क्रिएट हो जा रहा है। इसलिए हमें कोई सोसाइटी में डिवीज़न नहीं चाहिए, कोई ऐसा सोशल हायरार्कियल अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। और सोसाइटी में सुधार तो इसमें बिल्कुल लाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों का माइंडसेट इतना करप्ट हो चुका है। ये किसी को किसी निचले क्लास के व्यक्ति को बराबर का दर्जा देने के लिए कभी एग्री नहीं करेंगे। इसलिए अंबेडकर चाहते थे कि इस कास्ट सिस्टम को और वर्ण सिस्टम को कंप्लीटली ब्रेक किया जाए। तो ये इन दोनों लोगों का अलग-अलग व्यू पॉइंट है। तो गांधी जी उसी सिस्टम में थोड़ा सुधार करना चाहते हैं और हर काम को इक्वल वैल्यू देना चाहते हैं। जबकि अंबेडकर कह रहे हैं कि भैया इसे सुधारा नहीं जा सकता। ये शुरू से ही एकदम करप्ट फॉर्म है, इसको कंप्लीटली हमें डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है। कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। नाउ स्टेट का क्या रोल होता है सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में, समाज में न्याय को जो है प्रमोट करने में राज्य का क्या रोल है, सरकारों का क्या रोल होना चाहिए? इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो स्टेट का ही मेन रोल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब सोशल जस्टिस की बात रखी गई और उसमें प्रोविजंस रखे गए, तो वो स्टेट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किए जाने हैं। सो स्टेट इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशल जस्टिस। Ambedkar's deep concern was with the caste system, which he saw as the most dangerous form of inequality। और इसकी वजह से अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे प्रोविजंस डाले, और उन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने का काम किसके पास है? स्टेट के पास है, राज्य व्यवस्था के पास है, सरकारों के पास है। So Ambedkar believed that such a system would never break down itself on its own. It had to be eliminated with the help of strong state action। तो राज्य को इस व्यवस्था के ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा, अपने आप ये सारी चीज़ें नहीं जाने वाली है। तो स्टेट इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशल जस्टिस। दूसरा, पॉलिटिकल राइट्स के बियॉन्ड जाकर के भी स्टेट का रोल होता है, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल। सो अंबेडकर्स अप्रोच वाज बोथ लिबरल एंड रेडिकल। ही एक्सेप्टेड द लिबरल आइडिया ऑफ राइट्स एंड डेमोक्रेसी बट एक्सटेंडेड इट फर्दर। यानी सिर्फ पॉलिटिकली राइट्स दे दिए जाएं दलितों को और बैकवर्ड क्लास के पीपल को, तो ये मीनिंगलेस होगा। राइट टू वोट या रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि सब बराबर हैं, तो सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट उनको बराबर का दर्जा नहीं दे पाएगा, जब तक उनके पास सामाजिक और इकोनॉमिक लेवल पे इंडिपेंडेंस ना हो, उनको बराबर मौका ना दिया जाए। सो जस्ट गिविंग एवरीवन द वोट विदाउट चेंजिंग द अनइक्वल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी वुड नॉट ब्रिंग जस्टिस। हेंस ही आर्ग्यूड दैट स्टेट लेड रिफॉर्म्स। तो स्टेट के द्वारा जो कदम उठाए जाने हैं वो इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के लिए, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जॉब रिजर्वेशन के अंदर, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सेस सबको होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें स्टेट के द्वारा ये कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि समाज में इक्वालिटी बने। और पॉलिटिकल राइट्स के अलावा भी उनको जो लॉ के अंदर प्रावधान किए गए हैं उसके अलावा भी ये सारे कदम उठा करके बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्टमेंट के जो है स्तर पर लाया जाए। तो ये अंबेडकर का कॉन्सेप्ट है और ये स्टेट का रोल है सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में। नाउ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस की बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में हमें काफ़ी चीज़ें ये जो है सुधरी हुई दिखती हैं। उतनी ज़्यादा तो कम से कम नहीं है जितना कॉलोनियल इंडिया में हुआ करती थी, या एंशिएंट इंडिया में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। आज के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, उतनी ही ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन होती जा रही हैं। सो द प्रॉब्लम्स मे हैव चेंज्ड शेप बट द लॉजिक ऑफ ऑपरेशन रिमेन्स। लेकिन आज भी कुछ ना कुछ जो है
बचा ही हुआ है, कहीं न कहीं हम हमें ये अलग-अलग टाइम पे देखने को मिल ही जाता है इनइक्वालिटी। सो Ambedkar's insistence on state's responsibility to address this issue continue to hold immense value, और इसको और ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है राज्य को और सरकारों को, और ठीक से इस पे काम करने की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ थ्रू अफर्मेटिव एक्शंस और वेलफेयर प्रोग्राम्स और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, द स्टेट रिमेन्स द की एक्टर। So Ambedkar was clear that justice will not come automatically. The state must be proactive, not neutral. तो ये जो है अंबेडकर के आइडिया है सोशल जस्टिस को लेकर के, समाज में जो है बराबरी को लेकर के। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। कुछ और पीवाईक्यूज़ एक्स्ट्रा उसमें आपको मिल जाएँगे। सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो आप नोट्स के अंदर से उसको पढ़ लीजिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.